पिक्चर ऐसे करनी, जो पिक्चर दिखाया गया है वही परसीव करना है। तो फिर इसके बाद और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यू नो सर। तो सर प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हमारे पास केवल अप्रोक्स 5.5 मिनट्स होते हैं, उसमें हमें परसीव करनी होती है पिक्चर, और 5 मिनट में स्टोरी लिखनी होती है। फेलियर तो फेस करते हैं, पर फाइनली वो सक्सेस हो जाते हैं, चाहे कितने अटेम्प्ट के बाद वो कंटिन्यूसली डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते रहते हैं। तो फिर मैंने देखा कि जब वही नहीं हार मान रहे तो मैं क्यों मानूं। तो ऐसे में और कैंडिडेट से भी कहना चाहूंगा कि हार मत मानो। यस, डिफिकल्टी होती है, कंपटीशन तो बहुत ज्यादा हाई है, आपको तो बताइए, और के बारे में भी कि ग्रुप डिस्कशन में हमें जैसे कि जीडी जो होता है, जीटीओ वाला जीटी, तो 15 मिनट क्या होता है, 10 से 15 मिनट। तो उसमें हम अगर हम 5-6 पॉइंट भी ऐड कर देंगे, बट वो पॉइंट होने चाहिए वैल्यूएबल, रिगार्डिंग टू दी लीड होती है सर जी, टॉपिक की, तो उसके रिगार्डिंग होनी चाहिए और अच्छे उनमें वेट होना चाहिए पॉइंट में। वक्त को थोड़ा वक्त दो, वक्त तुम्हारा वक्त बदल देगा। कहते हैं कि जीवन में अगर आपने अपने लिए वक्त निकाल लिया, अपने आप को जीवन में सफल बनाने के लिए लगातार मेहनत कर ली, तो इस दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है जो आपको जीतने से रोक सके। बिल्कुल, कहते हैं कि मन के हारे हारे है और मन के जीते जीत। तो जिस व्यक्ति ने अपने मन में ये ठान लिया कि मुझे एक दिन सफल होना है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को सफलता तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इसका जीता जागता उदाहरण, इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज हमारे साथ में है सागर सिंह, जो कि राजस्थान से है। उस राजस्थान की मिट्टी के लाल हैं जिन्होंने बहुत सारे वीर योद्धाओं को जन्म दिया। निश्चित रूप से अगर मैं बात करूं तो लगभग 8 से 9 सालों में सबसे ज्यादा जो फौजी बनने का सिलसिला शुरू होता है वो राजस्थान की माटी से होता है। तो उसी माटी के लाल, और जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 60 अचीव करके अपना ही नहीं बल्कि अपने पूरे राजस्थान का नाम किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ 90 मतलब 100 से कम सीटें होने के बावजूद भी जो ऑल इंडिया रैंक 60 लाए, निश्चित रूप से ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात होती है। तो सागर, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं अगर अपने शब्दों में कहूं सागर, तो मुझे लगता है राजस्थान से ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 बच्चे बहुत मुश्किल से इसमें सेलेक्ट हुए होंगे, इफ आई एम राइट। मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नो डाउट जहां पर 100 से कम सीट्स हो और राजस्थान का बच्चा भी फॉर्म फिल करता है, यूपी का भी फिल करता है, मतलब ये देखने में लग रहा है कि ऑल इंडिया रैंक 60, लेकिन आप सोच के देखो एक बार, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि यूपीएससी, अगर मैं आईएएस की तुलना अगर एसएसबी से करूं, तो एक दिन का इंटरव्यू है आईएएस में, लेकिन आप एनडीए में देखो या टीएसएनटी में देखो, 5 दिन का इंटरव्यू। दिस इज रियली वेरी डिफिकल्ट टास्क, जहां पर मनसा वाचा कर्मणा कहते हैं ना, कि तीनों तरह से आपको चेक किया जाता है, चाहे वो पीपीडीटी हो, चाहे वो टेट हो, चाहे वेट हो, चाहे एसआरटी हो, चाहे कॉन्फ्रेंस हो, चाहे जीटीओ टास्क हो। मतलब आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से अगर आप फिट है, तो ही आप सैनिक बन सकते हैं, अफसर अफसर बन सकते हैं, और बदन पर वर्दी, कंधे पर सितारे लगा सकते हैं। और वो आज आपने सपना पूरा कर पाया। तो सागर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, कैसा फील हो रहा है? सर फीलिंग वेरी एक्साइटेड एंड गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सागर। अच्छा, एक चीज मैं शुरुआत करता हूँ कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप नाम, स्टेट और किस सीबीएसई बोर्ड या हिंदी बोर्ड किससे आप पढ़े। Okay, sir. I am Sagar from Alwar district, Rajasthan. And sir, I have completed my all education in RBSE, Rajasthan Board of Senior Secondary Education, and in Hindi medium, sir. And I cleared my 12th class in 2022. ओके, In अच्छा PCS. सागर, एक बात और बताओ, जैसे आपने बताया कि 12th क्लास आपने हिंदी मीडियम से क्वालिफाई किया, आपके गांव में क्या इससे पहले कोई अफसर बना है सेना में, या आप पहले व्यक्ति हैं? I am the first one. अच्छा, आप सर पहले हैं। अफसर तो नहीं, जवान तो बहुत है सर। अच्छा, जवान बहुत है। मतलब एक चीज तो अब गांव में सब लोगों को पता चला होगा, बहुत ज्यादा खुशी होगी, और उस खुशी का अनुभव आपके घर से शुरू हुआ होगा, मम्मी पापा बहुत खुशी। तो एक चीज सागर मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी जो जर्नी रही, आपकी यात्रा रही, जैसा कि आपने बताया
और जैसा कि मुझे आपके बारे में पता है, आप हिंदी मीडियम से हैं, आपके फादर एक ड्राइवर है, किसान है, तो मतलब इतने ऐसे बैकग्राउंड से होने के बाद भी आपके अंदर सेना में जाने का जो कह सकते हैं जिज्ञासा या एक्साइटमेंट कहाँ से आया? ओके सर, मोस्ट प्रोबेबली सर जो गांव देहात के बंदे होते हैं, तो उनमें यही होता है कि मोस्टली तो उन्हें आर्मी में जाना होता है। और ऐसा ही मेरा था कि मैं 12th में था, तो मेरे एक टीचर से गाइडेंस मिली मुझे कि उन्हें पता था कि मैं आउटडोर एक्टिविटीज में अच्छा हूँ, स्टडी में भी सही हूँ। तो उन्होंने बताया कि यू कैन अप्लाई फॉर एनडीए। तो उन्होंने एनडीए के बारे में नॉलेज दी, सारी चीज बताई कि क्या क्या होता है। फिर मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर उसके बाद मैंने बहुत जो वॉरियर थे, विक्रम बत्रा और बहुत सारे जो कि शहीद हुए, तो फिर उनको भी देखा। फिर धीरे धीरे मोटिवेशन और बढ़ता गया। फिर एग्जाम दिए, फिर एग्जाम फेलियर हुआ, फिर और बड़ा मोटिवेशन की ये मतलब कोई टफ चीज है तो उसे सक्सेस करने में बहुत अच्छा मजा आएगा। तो फिर इसके बाद धीरे धीरे होता गया और इंटरेस्ट, वे ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता गया और फाइनली गॉट इट। अच्छा सागर, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जैसे हिंदी मीडियम, मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, मैंने भी एक लंबे समय तक तैयारी की सेना में जाने की, और अगर मैं बात करूं तो काफी लंबे समय तक संघर्ष किया, 4 बार एसएसबी दी, बट नहीं सेलेक्ट हो पाया। आपने कितने बार एसएसबी दी, और आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था जिसमें आप सक्सेसफुल हुए? ओके सर, तो अब तक मैंने सर 6 एसएसबी दे चुका हूँ। और जिस एसएसबी में रिकमेंड हुआ था, वो मैं 5वीं एसएसबी में रिकमेंड हुआ था मेरी भी। अच्छा, तो सागर, एक चीज तो आती है, कहते हैं कि व्यक्ति अगर एक बार हार जाए तो डिमोटिवेशन कम होता है, लेकिन जब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं सर मैंने 6 एसएसबी दी, 7 एसएसबी दी, सर अब मेरी हिम्मत टूट गई है, अब मैं नहीं तैयारी करूंगा। तो मतलब उस डिमोटिवेशन को आपने कैसे हटाया या कैसे कम किया आप, उस चीज से कैसे आपने ओवरकम किया? ओके सर, तो सर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और कई सीनियर्स भी हैं जो कि बहुत बार फेल हुए हैं। उन्होंने 12 12 बार फेल हुए, 12 बार, 15 बार, और कुछ 8 बार, 7 बार। तो मैंने उनसे देखा और उनसे सीखा कि वो फाइनली वो फेलियर तो फेस करते हैं, पर फाइनली वो सक्सेस हो जाते हैं, चाहे कितने अटेम्प्ट के बाद। वो कंटिन्यूसली डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते रहते हैं। तो फिर मैंने देखा कि जब वही नहीं हार मान रहे तो मैं क्यों मानूं। तो ऐसे में और कैंडिडेट से भी कहना चाहूंगा कि हार मत मानो। यस, डिफिकल्टी होती है, कंपटीशन तो बहुत ज्यादा हाई है सर, आपको तो पता ही है कि एक वैकेंसी के लिए हजारों हैं। तो इसलिए हमसे भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ये सोचते हैं, तो इसलिए मैंने उनसे मोटिवेशन लिया कि वही नहीं हार मान रहे तो मैं कैसे मानूं। तो ऐसे ही सारे बंदों को करना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए, और वन डे दे विल डेफिनेटली गेट सेलेक्ट। बिल्कुल सागर, बहुत बड़ी बात आपने कही, और कहते हैं ना, डिफिकल्टी में ही पॉसिबिलिटी हमें ढूंढनी पड़ेगी, कठिनाइयों में ही संभावना छिपी होती है। सागर, मैं अब थोड़ा सा आपके एसएसबी के बारे में आता हूँ। फर्स्ट डे आप एसएसबी सेंटर में इंटर किए, आपका पहले दिन पीपीडीटी हुआ, ओआईआर टेस्ट हुआ होगा, मतलब स्क्रीन इन होना बड़ा बच्चों के लिए फोबिया सा होता है, क्योंकि नो डाउट जब आप फर्स्ट डे अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप 5th डे तक रहते हो। तो उस फर्स्ट डे में आपने पीपीडीटी में एक अच्छी स्टोरी कैसे लिखी? बच्चों के मन में एक सवाल हमेशा रहता है, मैं पिछले अगर 8 सालों के अनुभव को की बात करूं, बच्चा हर बार यही पूछता है कि सर हाउ वी कैन राइट द बेस्ट स्टोरी। तो आप उस स्टोरी के बारे में, पीपीडीटी की अगर बात करें, बच्चों को क्या आप सजेशन दें? ओके सर, तो पहली चीज सर, जो हमें बेसिक जो नॉलेज होती है एसएससी प्रोसीजर की, वो लेना वो जरूरी होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे जो जो हमारे टीचर्स होते हैं और मेंटर्स होते हैं, तो वो हमें दे देते हैं इसके बारे में। और जो नहीं लेते तो यूट्यूब पर बहुत सारा नॉलेज है इसके बारे में। और कई एक्स असेसर्स हैं, जैसे कि मैंने आपसे ली थी इसके बारे में, और यूट्यूब से भी ली थी, और मुझे जहाँ मिला मैंने वहीं से इसको सारे ज्ञान को ग्रहण किया। तो उसमें मैंने देखा कि पहले बेसिक नॉलेज वो लेनी चाहिए। फिर उसके बाद उसके रिगार्डिंग जो उनके पर्सनल्स हैं, एक्स साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे कुछ फीडबैक, जो उनकी वीडियोस हैं यूट्यूब से, वो देख सकते हैं। उसके बाद ये ऑब्जर्व करके पिक्चर को सही तरीके से परसीव करना है। पिक्चर ऐसे करनी, जो पिक्चर दिखाया गया है वही परसीव करना है। तो फिर इसके बाद और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सर। तो सर प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हमारे पास केवल
अप्रोक्स 5.5 मिनट्स होते हैं, उसमें हमें परसीव करनी होती है पिक्चर, और 5 मिनट में स्टोरी लिखनी होती है। तो स्पीड मेंटेन करनी होती है, ग्रामेटिकल एरर्स मेंटेन करनी होती है, थिंकिंग भी करनी होती है, बहुत सारा काम होता है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। प्रैक्टिस, नरेशन की प्रैक्टिस हो, राइटिंग की प्रैक्टिस हो, पिक्चर ऑब्जर्वेशन हो, और प्रॉपर गाइडेंस भी बहुत जरूरी होती है। तो इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं सर, आप बहुत कोचिंग्स हैं, बहुत मेंटर्स हैं, और यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री ज्ञान है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले उनको देखें, बिल्कुल और यस, और कम को इम्प्रूव करें बस। बिल्कुल। सागर, मैं एक चीज तो कह सकता हूँ कि नो डाउट आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज की दुनिया यूट्यूब की है। यूट्यूब में आप देखिए, डिजिटलाइजेशन जब से हुआ, मैं अगर अपनी बात करूं तो लगभग 3 साल, 2 से 3 साल हो चुके हैं। मैं यूट्यूब पे भी एसएसबी की क्लासेस ली, और सारी, मतलब आप अगर बात करें तो जीटीओ टास्क को छोड़ के मोस्टली आप यूट्यूब पे कवर कर सकते हैं। तो एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा सागर, कि आपको सबसे डिफिकल्ट टास्क कौन सा लगा? पीपीडीटी, टेट, बेट, एसआरटी, या जीटीओ, या कॉन्फ्रेंस? तो ओके सर, कॉन्फ्रेंस तो सर बहुत ही डिफिकल्ट नहीं, वो तो छोटी होती है, पर मोस्टली मुझे लगा वो इंटरव्यू लगा था, मेरा पर्सनल इंटरव्यू, और वो भी डिफिकल्ट नहीं, वैसे सारे इजी लगे थे, पर पर्सनल इंटरव्यू में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ कन्फ्रंट करना पड़ता है, इंटरव्यू के सामने आंसर देने पड़ते हैं, और बहुत सारा प्रेशर भी, हेजिटेशन भी होती है। तो मुझे डिफिकल्ट वही लगता था, पर्सनल इंटरव्यू वहाँ पे। अच्छा सागर, और तो एक सर चीज। इतनी प्रैक्टिस बताइए। और तो सर इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं टास्क की, और सारे टास्क होते हैं उसकी, इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाद में सारे इजी लगने लगते हैं। बस पर्सनल इंटरव्यू ऐसा है, उसका कोई प्रोसीजर नहीं है, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी बैकग्राउंड से, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, और हॉबी, कहीं से भी बहुत सारी चीज होती है। तो यही है। सागर, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जैसे जीडी, अगर मैं ग्रुप डिस्कशन की बात करूं, तो ग्रुप डिस्कशन में जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं उनमें बड़ी एजिटेशन होती है। या हम ये कहें कि जो बच्चे थोड़े से स्मार्ट होते हैं, तो वहां पे फिश मार्केट भी क्रिएट होती है। आपको क्या लगता है कि ग्रुप डिस्कशन में हमें कितनी बार बोलना चाहिए, और ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ओके सर, जो मैंने परसीव कराया अब तक, और जो मेंटरशिप भी ली है, तो उससे मैंने कुछ फीडबैक नोटिस करा मेरे बारे में और के बारे में भी, कि ग्रुप डिस्कशन में हमें, जैसे कि जीडी जो होता है, जीटीओ वाला जीडी, तो 15 मिनट के आसपास होता है, 10 से 15 मिनट। तो उसमें हम, अगर हम 5-6 पॉइंट भी ऐड कर देंगे, बट वो पॉइंट होने चाहिए वैल्यूएबल, रिगार्डिंग टू दी लीड होती है सर, जी हाँ, टॉपिक की, तो उसके रिगार्डिंग होनी चाहिए, और अच्छे उनमें वेट होना चाहिए पॉइंट में। ये नहीं कि पॉइंट है नहीं और बोल रहे हैं, तो उससे कोई नहीं होगा। अगर आप 4-5 पॉइंट भी दे रहे हैं, लॉजिकल हो गए, और वेट है उसमें, करंट अफेयर्स नॉलेज है उसमें, रिगार्डिंग द टॉपिक है, फैक्ट है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और इस मार्केट से बचने के लिए यही है कि अपना पॉइंट बनाओ माइंड में रिलेटेड, उसको रिवाइज करो, और एक छोटा सा गैप छोड़ के, जब एक बंदा बोल रहा, मतलब 2-3 बंदे स्टार्ट करें बोलना, तो गैप आए तो उसमें अपना पॉइंट रखो, एक थोड़ी मीडियम वॉइस, लाउड वॉइस में, देन सारे बंदे सुनेंगे उसको। तो फर्स्ट थिंग, लॉजिक को सभी अप्रिशिएट करते हैं, तो लॉजिकल पॉइंट होना चाहिए जीडी में, माय पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल। सागर, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, जैसे अगर मैं बात करूं एसआरटी और ब्रेड की, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 60 क्वेश्चंस होते हैं। एसआरटी की बात करें, मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, तो इसमें मैं बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं मानता हूँ। मतलब मेरा मानना है कि अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, अगर आपने, जैसे आपने बताया कि जीडी में आपके रिलीवेंट पॉइंट होने चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। अगर आप रिलीवेंट पॉइंट बोल रहे हैं, टॉपिक से रिलेटेड बोल रहे हैं, और आपके कंटेंट में दम है, तो नो डाउट आप 4 से 5 बार भी बोलते हैं तो दैट इज इनफ। और एक सबसे बड़ी बात आपने बताई कि जब फिश मार्केट क्रिएट हो तो आपको उसके बीच में गैप देखना है, कि व्हेन यू गेट द गैप देन जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। तो एक चीज मैं जानना चाहूंगा सागर, कि एसआरटी और वेट, अगर इन दोनों प्रोसेस की बात करें, हम अगर सिचुएशन पे कोई रिएक्शन दे रहे हैं, या कोई भी वर्ड पे सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सपोज कोई निगेटिव वर्ड आ गया, कोई निगेटिव सिचुएशन आ गई, तो उस कंडीशन में आपने किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड किया? ओके सर, सो वाइट और एसआरटी रिलेटेड होते हैं हमारी थिंकिंग के। तो मैंने बहुत सारे एक्स साइकोलॉजिस्ट हैं जो आर्मी में भी रह चुके हैं,
तो उनसे गाइडेंस ली है, तो उनके अनुसार वो बताते हैं कि वेट और एसआरटी में हमारी थिंकिंग चेक होती है, हमारा माइंड चेक होता है कि हम कैसी सिचुएशन पे क्या सोचते हैं। तो सर वेट में जैसे कि 60 वर्ड होते हैं और एवरी वर्ड के लिए 15 सेकंड मिलते हैं लिखने के लिए, ऑब्जर्व और लिखना। तो उसमें वो देखते हैं कि हमारी क्विक रीजन, हमारी क्विक थिंकिंग क्या है ऑन दी वर्ड। तो जिससे हमारी पॉजिटिविटी और हमारे जो माइंड होता है उसके बारे में पता पड़ता है, जिससे कि वो अपना अंदाजा लगा सकते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कि ये बंदा, इसकी पर्सनैलिटी फॉर्म करी जा सकती है और कई क्वालिटीज होती है सर। और और जिसमें कि ऐसा ही एसआरटी है सर। एसआरटी तो हमारे अपने खुद के रिएक्शन होते हैं, जिसमें तो कतई खुल के पता पड़ जाता है कि बंदा क्या करता है। कई बहुत सारी सिचुएशन होती हैं सर, लाइक फुटबॉल मैच खेल रहे हैं और किसी को चोट लग गई और किसी दूसरे खिलाड़ी ने जानबूझकर कर दिया, तो क्या करेंगे। तो वहाँ पे एक वो चेक करते हैं कि ये काम माइंड से रह सकता है कुछ सिचुएशन पे, और उसको हेल्प फर्स्ट एड किट दे सकता है, उसका अल्टरनेटिव प्लेयर ले सकता है, और कंप्लेन कर सकता है कोच से और रेफरी से कि जिसने जानबूझकर करा है उसको पनिशमेंट मिले। तो ये सारी सिचुएशंस होती हैं जो उसको सोच कर करनी चाहिए उस टाइम। तो इसके लिए काम माइंड जरूरी होता है सर। तो काम माइंड से सारी सिचुएशन हैंडल, और फॉर एनहांसिंग दी, क्या कहते हैं उसको, नंबर ऑफ सिचुएशंस और वेट। तो इसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हैंड राइटिंग स्पीड और थिंकिंग एबिलिटी अगर प्रैक्टिस करेंगे, और गुड मेंटरशिप, अगेन कहता हूँ, गुड मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है इसके लिए। तो डेफिनेटली वो कर सकता है। और सर एसआरटी तो मोस्ट प्रोबेबली वेट तो 60 हो जाते हैं, एसआरटी 60 नहीं होती। एसआरटी लॉन्ग होती है और उसमें 30 सेकंड मिलते हैं। तो उसमें मैंने करी थी 39 एसआरटी, और कई मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने करी थी 44, किसी ने 33। तो वो भी रिकमेंड हुए थे। तो वो आपके रिस्पॉन्स देखते हैं कि आप रिस्पॉन्स कैसा दे रहे हो कंपेयर टू नंबर ऑफ जो सॉल्विंग एसआरटी। वो देखते हैं कि आपकी क्वालिटी कैसी है। तो प्रैक्टिस जरूरी है और गुड मेंटरशिप। सागर, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि बच्चों के मन में ये बहुत बार डाउट होता है कि सर वी विल गेट 60 SRT, 60 वेट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, देन कैन वी अटेम्प्ट ऑल और कैन वी अटेम्प्ट 50% और 60%। तो मतलब ये बात बहुत आपने एकदम एक्यूरेट बताई कि इट डजेंट मैटर कि हाउ मेनी सिचुएशंस यू आर गिविंग द रिएक्शन ऑन हाउ मेनी सिचुएशंस। इट मैटर्स कि आइदर योर रिएक्शंस आर पॉजिटिव और नो। मतलब आपको वहां पर नंबर्स मैटर नहीं करते, क्वालिटी मैटर करती है। अच्छा, एक चीज और मैं सागर पूछना चाहूंगा कि अगर मैं पर्सनल इंटरव्यू की बात करूं, तो बच्चों के मन में बहुत सारी चीजें होती है कि सर हमें ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, हमें हमारा सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, हमारा आई कांटेक्ट कितना मायने रखता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? हाँ सर, 2% सब पहले मैं कह रहा था कि उसमें एसआरटी वाले में और उनमें थोड़ा नंबर भी मैटर करते हैं, कि कम से कम 50% से ज्यादा तो करना ही चाहिए, क्योंकि वो भी चेक करते हैं। तो दोनों करते हैं, क्वालिटी ज्यादा करते हैं, नंबर भी मैटर करते हैं। और सर कमिंग टू दी पर्सनल इंटरव्यू, तो सर ड्रेसिंग कोड तो हमारे कॉल ऑफ लेटर एसएसबी का था, उसमें दिया होता है कि फॉर्मल ड्रेस होती है, फॉर्मल शूज, टाई, दिस इज। अगर विंटर है तो कोई जैकेट पहन सकता है, और ब्लेजर टाइप, एनीथिंग। तो ये फॉर्मल वियर होना चाहिए, और फॉर्मल लुक होना चाहिए, लाइक बी क्लीन बियर्ड एंड गुड हेयर कट, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। अगर एंड आप एक चीज आपने बताई यहाँ पे कि जैकेट पहन सकते हैं, इस पे थोड़ा सा मुझे डाउट है। क्या जैकेट पहन के जाएंगे तो क्या कभी ऐसा होता है कि वहां पे ऑफिसर्स हमें रोकते हैं, या फिर हम पहन सकते हैं? ये सर कभी कभी किसी का नहीं होता है, तो एसएसबी में बहुत होते हैं जो हुडी पहनते हैं, उनके पास नहीं होता, और विंटर सीजन है तो उसमें चल जाता है। अगर उनके पास नहीं है, समर में तो सर कोई जरूरत ही नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल अगर सही। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं वैसे। वैसे मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि वी शुड ट्राई टू गो इन फॉर्मल ड्रेस, देयर शुड बी फॉर्मल ड्रेस कोड, बट इफ यू डोंट हैव देन देयर विल बी नो इशू। सागर, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि OLQs की बात बहुत होती है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की बात बहुत होती है। कहते हैं कि जैसा आप बनना चाहते हो वैसा आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तो कोई ऐसी 3 OLQs जो आपको लगता है कि वो 3 OLQs सबसे ज्यादा SSB में मैटर, आपके अकॉर्डिंग वो 3 OLQs कौन? सर OLQ तो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एवरी OLQ। पर सर मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट 3 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए,
तो सर एक तो होनी चाहिए सर इंटेलिजेंस, इफेक्टिव इंटेलिजेंस तो होनी चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी सिचुएशन, एनी टाइम, और सर कोई रीजनिंग किसी भी सिचुएशन में वो तो चाहिए इफेक्टिव इंटेलिजेंस। और सर दूसरा सर जो करेज भी होना चाहिए कि टू फेस द सिचुएशन। और सर थर्ड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे लगता है सर ये तीन बहुत ज्यादा मैटर करती है, और सारी बहुत ज्यादा मैटर है, पर अकॉर्डिंग टू मी ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल सागर, अगर मैं बात करूं, आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। एक जीटीओ की अगर मैं बात करूं, तो जीटीओ में कहीं ना कहीं हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती है। और सागर, मैं थोड़ा सा एक चीज और जानना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि जब पर्सनल इंटरव्यू होता है तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। कहा जाता है कि डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। क्या आपको लगता है कि पर्सनल इंटरव्यू में एसेसर ने कोई ऐसा पर्सनल आपसे क्वेश्चन पूछा जिस पर आप हेजिटेट हुए? क्या उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगा कि ये उसमें आपको शर्म आ गई हो? सर शर्म तो नहीं आई थी, पर सर उसमें हेजिटेट हो गया था मैं। एक क्वेश्चन था, वो समथिंग रीजनिंग रिलेटेड था, और उन्होंने जो हमारे असेसर थे, इंटरव्यू ऑफिसर, तो उन्होंने थोड़ा प्रेशर भी क्रिएट करा था। तो एक रीजनिंग टाइप क्वेश्चन था कि सागर टेल मी द डिस्टेंस बिटवीन अस, तो कितनी है? तो मैंने कहा सर अप्रोक्सीमेट 4 स्टेप। ओके। जब उन्होंने एक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा था कि सपोज दैट हमारे बीच में अप्रोक्स 10 स्टेप की दूरी है, और जब तू 2 स्टेप आगे बढ़ेगा तो 1 स्टेप पीछे जाएगा, तो टोटल कितने स्टेप लेगा तू मेरे तक पहुंचने में? तो उस टाइम पे उन्होंने टाइम का प्रेशर कर दिया था, तो मेरा आंसर गलत हो गया था। फिर बाद में इजी क्वेश्चन था सर, तो बाद में फिर मैंने देर सोचा तो ये हो गया था, तो ये टाइम प्रेशर में हुआ नहीं था। तो उन्होंने कहा था कि ओके सागर, सपोज दैट यू आर सेटिंग इन केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, एंड उन्होंने 4 ऑप्शन दिए, फिर नॉक कर दूं। तो मेरा रॉन्ग था उस टाइम आंसर ही। तो इसी था, पर मैंने ये फिर छोड़ दिया कि आगे फोकस करते हैं इस पे। बिल्कुल, मतलब यही देखो, था सर। ये तो सागर बिल्कुल कहते हैं कि नो वन इज परफेक्ट। परफेक्शन नहीं होता है पूरा, 100% परफेक्शन नहीं होता है। बट हाँ, गलतियां हमारी कम से कम हो तो ज्यादा बेटर है। सागर, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि अगर मैं बात करूं ओवरऑल एसएसबी की, हम लोगों ने एसएसबी में ज्यादातर चीजें कवर कर ली। अब बात आती है कि मेडिकल पार्ट की। आपको क्या लगता है, जैसे मैं मेडिकल प्रोसेस की बात करूं, मेडिकल कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है? अगर हम मेडिकल के लिए बात करें तो दो तीन पॉइंट जो आपको लगते हैं कि उस पर बच्चे को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सर मेडिकल्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं सर। आर्मी के थोड़ा उसमें थोड़ी कमी होती है तो चल जाती है आर्मी। नेवी और एयरफोर्स के बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं मेडिकल, उसमें सारी चीज मोस्ट प्रोबेबली। आर्मी में तो ऐसा होता है सर कि जैसे आईज है, बहुत सारे होते हैं सर, पूरा बॉडी का चेकअप होता है। तो एयरफोर्स में तो स्ट्रिक्ट होते हैं सर मेडिकल्स, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और नेवी में भी सेम। बट आर्मी में यह है कि वहाँ पे जो ग्लासेस चल जाते हैं, कि अगर किसी के 2.5 और -2.5 के बीच में जो आई का होता है पॉइंट्स, तो वो चल जाते हैं, चश्मे चल जाते हैं आर्मी में तो। और मोस्टली तो सर आई का ही प्रॉब्लम होती है, और तो सारे बॉडी पार्ट सभी के फिट ही होते हैं सर। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो, और जैसे एयरफोर्स में स्पाइन होती है, तो स्पाइन का बहुत स्ट्रिक्टली होता है। बट और आर्मी और नेवी में थोड़ा चेक करते हैं, और जो कोई अगर देखता है कि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो पॉइंट ही लगता है सर। ओके, जैसे और बहुत सारे मतलब होते हैं नॉन। इसमें री मेडिकल देते हैं? क्या री मेडिकल देते हैं इसमें, या फिर री मेडिकल नहीं देते हैं, डायरेक्ट रिजेक्शन? नो सर, इसमें ऐसा होता है सर, अगर किसी के उन्हें लग रहा है कि ये पॉइंट हो सकता है, इट कैन बी, उसके ईयर में हो सकता है, आईज में हो सकता है, नोकनी वगैरह, तो सबसे पहले ये थोड़े पॉइंट होते हैं जैसे कि डीएनएस का हो गया है, तो इसमें पहले वो देते हैं क्या कहते हैं उसको, टीआर, री क्या होता है, मेडिकल। टेम्परेरी रिजेक्शन। ओके, ठीक है। तो एक चीज और और सर है वो सागर, एक चीज और है। मोस्टली एक जैसे बात। जी जैसे सर। मैं अगर फिजिकल की बात करूं, आप सोल्जर बनने जा रहे हैं तो आपका फिजिकल होता है, लेकिन आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, फिजिकल नहीं है। आप इसको कैसे कैसे देखते हैं? क्या सर? तो सर पहली बात तो यही है कि अगर हम एक सोल्जर या आई मीन जवान और ऑफिसर की कंपेयर करें, तो ऑफिसर के पास बहुत तीन तीन 10+2 वाला है तो उसके पास 4 साल होते हैं,
तो वो फिजिकल तो वो अपने आप बना ही देंगे सर। 4 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है, जबकि जवान में उसकी ट्रेनिंग थोड़ी कम होती है। आपको पता ही है कि उसकी 6 महीने 1 साल के समथिंग होती है, तो उसमें वो प्रॉब्लम फेस करता है। बट अफसर वाले में थोड़ी कम। और पर सर ऐसा क्यों, फिजिकल भी वो ऑब्जर्व करते हैं फिजिकल, कि इस बंदे में कितना स्टेमिना है, कितना फिजिकल है। अगर बंदा बहुत कहीं सर सिंगल सिंगल है और बहुत उसमें थोड़ी भी मतलब वो नहीं है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो असेसर को भी इंप्रेशन पड़ता है कि ये आर्मी नेवी एयरफोर्स में जा रहा है और उस पर बॉडी नहीं बन रही, मतलब अपनी फिट नहीं हो रहा, वो है फिट नहीं है ये बंदा। सर ये तो इंप्रेशन पड़ता ही है सर, वो मतलब बॉडी स्ट्रक्चर का, फिजिकल फिटनेस का, एसएसबी में भी और सारी जगह। बिल्कुल। तो सागर, अगर मैं एसएसबी की बात करूं तो हमने मोस्टली सारी चीजें कवर कर ली। एक चीज मैं आपको आपसे और पूछना चाहूंगा कि एक उम्र होती है, जिस उम्र में हम लोग हैं स्पेशली, मैं तो उस उम्र से थोड़ा सा आगे बढ़ गया, आप लोगों की उम्र में डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि डिस्ट्रैक्शन से हमें किस तरह से बच सकते हैं, या क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा आया कि कोई डिस्ट्रैक्शन आया हो, आप उस चीज से कैसे निकले, या कभी नहीं आया आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन? ओके सर, तो पहले तो सर डिस्ट्रैक्शन, ये आप जानते हैं सोशल मीडिया का टाइम है, तो एक ही डिस्ट्रैक्शन है मोस्ट प्रोबेबली, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तो यही है। तो इससे मोस्टली इससे बचने के लिए तो एक टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए कि किस टाइम पे क्या करना चाहिए, और इसका प्रॉपर यूज क्या कर सकते हैं, और जो नीड हो तभी यूज करें, तो ये कुछ होते हैं। और आउटडोर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हमारा यूथ अब आउटडोर एक्टिविटी में कम पार्टिसिपेशन देता है। लाइक ऑनलाइन गेमिंग है, तो इसमें उनके आइज पे भी इफेक्ट पड़ता है। और सर डिस्ट्रैक्शन यही है कि अगर प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो नहीं करते तो वो प्रॉपर सो भी नहीं पाते, तो ये डिस्ट्रैक्शन ही हो जाता है फिर। और बाद में और सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उन्हें एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए हर बंदे का, चाहे कोई भी हो। तो डिस्ट्रैक्शन यही है मोस्टली तो सर, मोबाइल फोन। और तो वैसे कोई डिस्ट्रैक्शन होता नहीं। और एक होता है सर फेलियर, कि जब कोई बंदा फेल होता है तो वो अपने आप डिमोटिवेट होने लग जाता है। ये दो डिस्ट्रैक्शन मुझे ऑब्जर्व होते हैं। तो फेलियर के लिए तो यही है कि दूसरों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, दूसरे अपने पेरेंट्स से भी इंस्पिरेशन लो कि वो कितना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। और अपने एम के लिए कि मैंने ये एम बनाया, अपना ये गोल बनाया है, तो उसको सक्सेस करना है, यही नहीं हुआ तो फिर क्या। तो अपने आप को पुश करना चाहिए, प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, और सारी चीजें यही है सर। बिल्कुल। सागर, आपने मैं अगर बात करूं तो सारी चीजें आपने बता दी। मैं अगर बात करूं पूरे एसएसबी के बारे में, बहुत सारी चीजें आपने बताई। आपने एकदम सारी चीज, सारे डाउट क्लियर कर दिए जो बच्चों के मन में अक्सर एसएसबी की तैयारी करने वाले, या हम कहें जो लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं, उनके मन में होती है। सागर, आखिरी सवाल पर चलते हैं। आप उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में भी रहते हैं? उनका सपना होता है कि मुझे अफसर बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, या उन सभी बच्चों के लिए जो द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पर जुड़े हुए हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एसएसबी की गाइडेंस लेते हैं या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते तो सर मैसेज क्लियर है कि सर पहले तो अपनी एबिलिटी, जो हमारा एकेडमिक हो जाए सर, 11 12 जो वो बंदे 11 12 में पढ़ रहे हैं, तो वो उन पर एकेडमिक्स पे फोकस करें, क्योंकि सर 11 12 हर जगह काम आता है, डिफेंस में तो हर जगह ही काम आता है सर। और सर जो बंदे अभी फिलहाल में प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए और सीडीएस और कैडेट टीईएस, और सर जवान, सोल्जर, एसएसआर, नेवी, और सर बहुत सारे होते हैं सर, एक्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, और आर्मी में भी बहुत सारी। तो उसमें यही है कि आप हिम्मत मत हारो और कंटिन्यूसली वर्क करते रहो, एक ना एक दिन तो होगा, जरूर होगा। और एक अच्छी गाइडेंस बहुत जरूरी होती है सर। मैं अगेन कह रहा हूँ कि अगर किसी को एक अच्छी गाइडेंस मिल जाए, तो वो चाहे भले ही सोल्जर की प्रिपरेशन कर रहा हो, अफसर बन सकता है, अच्छी गाइडेंस हो तो। और एक बंदा है जिसमें कैपेसिटी है कि वो अफसर बन सकता है, और उसे अच्छी गाइडेंस नहीं मिली तो वो कुछ नहीं कर सकता सर। तो यही है कि सर अच्छी गाइडेंस होनी जरूरी होती है, और यही है, तभी तो कहते हैं कि गुरुदेव देवता होते हैं, गुरुदेव। तो यही है कि अच्छी गाइडेंस चेंज कैन चेंज द लाइफ, बस। हैं? बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सागर, अगेन आपने इतनी सारी चीजें बच्चों को बताई, निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें जो बच्चों के लिए जरूरी होती है, सभी के रिगार्डिंग, या अपने फ्यूचर गोल को
टारगेट करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार होना है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लक्ष्य के प्रति कितने ईमानदार हैं। और कहते हैं कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। उस उदाहरण को आपने प्रस्तुत किया। अगेन आपको बहुत सारी बधाई। आपने फाइनली अपने अफसर बनने का जो रास्ता है वो कठिन राहों पर चलकर, संघर्षों के पथ पर चलकर, उन सभी चीजों को एक तरफ रखकर जो आपकी सफलता के रास्ते में बाधाओं के रूप में कार्य करी, और आपने एक समाज के लिए बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया कि मायने ये नहीं रखता है कि आप हिंदी मीडियम से हैं या अंग्रेजी माध्यम से हैं। मायने ये रखता है कि आपके अंदर दृढ़ संकल्प कितना है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आपको अपने माँ बाप के सपनों की कितनी चिंता है, आप अध्यापक के प्रति कितना ज्यादा आदर का भाव रखते हैं। क्योंकि दो चीजें मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा अपने सारे बच्चों से। जीवन में एक चीज आपको याद रखनी है कि आप कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना बन जाए, कितने भी सफल व्यक्ति क्यों ना बन जाए, आपके अंदर डाउन टू अर्थ, अपने से बड़ों का सम्मान, ईमानदारी के राह पर चलकर अपने देश सेवा करने का जुनून और हुनर अगर आपके अंदर है तो आप जीवन में कभी भी फेल नहीं हो सकते। आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ेंगे। का बहुत बड़ा उदाहरण आप हैं सागर, जिन्होंने इस चीज को बहुत करीब से देखा है। तो अगेन बहुत बहुत बधाई आपको और थैंक यू सो मच। मैं बच्चों को बता दूं, हम लोग रात में शायद 12 बजने वाले, 12 बजे हम लोग इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि सागर से मैंने रिक्वेस्ट की, पहली बार जो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ उसमें थोड़ा सा लाइटनिंग प्रॉब्लम थी, बट सागर ने कहा नहीं सर, हम लोग रात में 11:30 12 बजे भी इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगले सागर आप बन सकते हैं बच्चों, अगले अफसर आप बन सकते हैं। बस जरूरत है सागर की तरह अपने उस महासागर में झांकने की, जिसमें शिक्षा के रूप में आपको पूरे समाज में एक बहुत बड़ा समय मिलता है, उस समय का सदुपयोग करें। तो थैंक यू सागर, थैंक यू सो मच अगेन, गॉड ब्लेस यू मेरे भाई, खूब बढ़ो, खूब देश के लिए लड़ो। थैंक यू। और सर मैं दो बात और कहना चाहता हूँ सर। जैसे सर जो एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो सर उन्हें पर्सनल इंटरव्यू में झूठ नहीं बोलना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो बैठा है जो असेसर है उसकी रैंक भी तगड़ी है और सर उसका एक्सपीरियंस भी बहुत साल का है, 25-30 ईयर्स का। तो झूठ मत बोलो क्योंकि वो पकड़ लेता है, क्यों अपने मुसीबत में पड़ो, तो अपने सच बोलो। और दूसरी चीज सर, ज्ञान जहाँ से मिले वहां से लो। अगर आप एसएसबी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मत सोचो कि ये दूसरा सारे जहाँ से ज्ञान मिल रहा है वहां से लो। और सर जीटीओ की भी प्रिपरेशन हो सकती है ऑनलाइन खूब अच्छे तरीके से, अगर आप फिजिकल फिट हैं, रनिंग और ये करते हैं। और सर जीटीओ पे बहुत सारे चैनल्स होते हैं सर, जिसका वीलियर्स है, एसएसबी वहाँ पे जीटीओ की बहुत सारे वीडियो है, पीजीटी एचजीटी, तो वहाँ पे वीडियो पॉज करो, अपने आइडिया लगाओ तो हम होते तो क्या करते, हाउ टू कम्युनिकेट कैसे करते, और वहाँ से सीखो। सर जीटीओ भी हो सकता है अगर किसी बंदे के अंदर वो जुनून है, डिसिप्लिन है, तो ऑनलाइन हो सकती है सर ये प्रिपरेशन एसएसबी की। बिल्कुल बिल्कुल बस यही कहना है। जीटीओ का मतलब ये है कि आप फिजिकली फिट हो, तो नो डाउट हर किसी को रस्ते पे चढ़ना और ये सब सारी चीजें, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। तो थैंक यू सागर, थैंक यू सो मच। और आई होप हम लोग बहुत जल्दी मिल के बढ़िया से पार्टी करते हैं। बाकी मेहनत आपने की, आपकी मेहनत सफल हुई। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। Thank you, sir. Your appreciate is also very good. Without the support, I can't make it, and I again repeat this. Thank you, sir. Thank you so much.